हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। आज हम रियल एस्टेट अपडेट का अपना 34th एपिसोड लेकर आए हैं। बहुत सारी आपको रियल एस्टेट की अपडेट देंगे, तो बिना किसी देरी के हम शुरू कर देते हैं अपना आज का रियल एस्टेट का अपडेट। शुरुआत करते हैं हम डीएलएफ से। डीएलएफ अपना एक मॉल लेकर आ रहा है। इस मॉल पे डीएलएफ ने काम करना शुरू कर दिया है और मैं आपको बताऊं, ये मॉल बन रहा है एम्बियंस के पास में। जी हाँ, आपने देखा होगा जैसे ही आप दिल्ली से गुड़गांव की तरफ आते हैं, एम्बियंस मॉल के बाद डीएलएफ का लेफ्ट साइड और राइट साइड में दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है डीएलएफ डाउनटाउन के नाम से। उसके पास में ही ये मॉल बनना शुरू हो चुका है। करीब 2200 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे और 26 से 27 लाख स्क्वायर फीट एरिया में ये मॉल तैयार किया जाएगा। इसके साथ साथ सिर्फ गुड़गांव में नहीं, डीएलएफ का मॉल आने वाले टाइम में आपको गोवा में भी देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं अपनी अगली अपडेट पे। अगली अपडेट है हमारी हरियाणा ऑर्बिट रेल को लेकर। जी हाँ, इसमें रेल लाइन बिछाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक कंपनी को दिया जा चुका है। हरियाणा ऑर्बिट रेल कॉरिडोर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक ऐसा रेल कॉरिडोर है जो पलवल से सोनीपत को कनेक्ट करेगा और ये जाएगा वाया सोना मानेसर होता हुआ आगे खरखौदा और फिर सोनीपत। ये केएमपी कुंडली मानेसर जो पलवल हाईवे है उसके साथ साथ जाएगा, इसलिए इसका नाम ऑर्बिट रेल कॉरिडोर रखा है। आने वाले टाइम में खरखौदा को बहुत इससे फ़ायदा होने वाला है। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पे। अगली अपडेट हम गुड़गांव से ही लेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। आपने देखा होगा कि गुड़गांव की जो माइक्रो मार्केट्स है, जैसे एक्सटेंशन रोड हुआ, एसपीआर रोड हुआ, न्यू गुड़गांव हुआ और द्वारका एक्सप्रेस हुआ, तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि जब कोई एक डेवलपर किसी एक लोकेशन पे प्रोजेक्ट लेकर आता है तो उस टाइम पे एक प्रोजेक्ट नहीं आता बल्कि 2-3 प्रोजेक्ट एक साथ आते हैं। ऐसा लगता है कि बिल्डर आपस में बात कर लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में मैं भी अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहा हूँ, तुम भी अपना प्रोजेक्ट लेकर आओ। उससे उस माइक्रो मार्केट का एकदम उछाल आ जाएगा उसमें और लोगों के पास ऑप्शंस भी होंगे कि लोग इसमें जाएं या उसमें जाएं या किसी तीसरे में जाएं। इससे होता ये है कि जो पर्टिकुलर एक माइक्रो मार्केट है उसका एकदम उसमें उछाल आ जाता है, उसकी बात होने लगती है। मैं एग्जांपल से आपको इस चीज़ को समझाऊंगा। आपने देखा होगा पिछले दिनों या पिछले महीनों में जब द्वारका एक्सप्रेस पे प्रोजेक्ट आए तो एक साथ एक या दो नहीं बल्कि 3-4 प्रोजेक्ट एक साथ आए। आपके सामने एग्जाम्पल है, आपको थोड़ा सा रिवाइंड करना होगा अपने आप को और आप पीछे जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। उसके बाद कुछ इस तरह का न्यू गुड़गांव में भी आपको देखने को मिला। ये तो हाल फिलहाल की ही बात है। और उसके बाद अब आप देखेंगे सीपीआर पर आपको 2-3 प्रोजेक्ट एक के बाद एक दिखाई देंगे लॉन्च होते हुए और ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा एसपीआर पे। जी हाँ, एसपीआर पे भी आने वाले दिनों में आपको 1-2 नहीं बल्कि 3-4 प्रोजेक्ट लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। तो फ्यूचर में भी आप ध्यान रखिएगा, जब किसी एक पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट में कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो आप देखेंगे कि उस टाइम ड्यूरेशन में एक नहीं बल्कि आसपास 2-3 प्रोजेक्ट लॉन्च होते हुए आपको दिखाई देंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, किसी ने शेयर किया मेरे से तो मुझे लगा मैं आपके साथ इसको शेयर करूं। अब बात करते हैं अपनी अगली अपडेट की। अगली अपडेट मैं आपको देने वाला हूं वियतनाम से। जी हाँ, वियतनाम में एक रियल एस्टेट टाइकून थी, फीमेल है ये। इन्होंने एक बहुत बड़ा फ्रॉड करा, करीब $12 मिलियन का इन्होंने फ्रॉड करा है। ये उस कंट्री का अब तक का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड है और वियतनाम की कोर्ट ने उनको सेंटेंस दिया है, डेथ सेंटेंस। जी हाँ, तो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई ये एक अपडेट थी, रियल एस्टेट से जुड़ी एक मसला था, तो मुझे लगा मैं आपके साथ इसको शेयर करूं। अगली अपडेट मैं आपको देने वाला हूं दिल्ली से। जी हाँ, दिल्ली रेरा अथॉरिटी ने एक बहुत ही अलग ही तरह का एक बात कही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दिल्ली रेरा अथॉरिटी के चेयरमैन ने बिल्डर्स से कहा है, अगर कोई बायर, कोई इन्वेस्टर अपना टाइमली पेमेंट नहीं करता है, टाइमली ड्यू क्लियर नहीं करता है, तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कीजिए। ऐसा कहने की उनकी जो वजह है वो जान लेते हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है, उनका मानना है कि जब किसी प्रोजेक्ट में बायर्स इन्वेस्टर्स जाते हैं और इनिशियल पेमेंट करने के बाद वो बाद में पेमेंट करना बंद कर देते हैं तो उससे उस प्रोजेक्ट में उस डेवलपर के पास कैश फ्लो कम हो जाता है, कैश फ्लो आना बंद हो जाता है, जिस वजह से वो प्रोजेक्ट स्टक हो सकता है और उस प्रोजेक्ट के स्टक होने की वजह से जो बाकी बायर्स हैं उनके लिए परेशानियां हो सकती हैं, बिल्डर के लिए परेशानी हो सकती हैं और जो उसमें इन्वेस्टेड हुआ है पैसा वो भी स्टक हो जाता है। इसलिए उन्होंने इस तरह की बात कही है।
अगली अपडेट हम लेते हैं सिग्नेचर ग्लोबल की। जी हाँ, सिग्नेचर ग्लोबल का जो लास्ट फिस्कल था उसका जो फोर्थ क्वार्टर है उसमें 4000 करोड़ से ज़्यादा की उन्होंने सेल्स की है, जो 3 फोल्ड ज़्यादा है कंपेयर करें उनके पिछले जो सीजन्स है उससे। और रियल एस्टेट में अगर बात करें सिग्नेचर ग्लोबल की तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नाम है। और शेयर मार्केट में डील करते हैं उनको पता होगा इसका शेयर कहाँ पहुँच चुका है। मैं यहाँ पर शेयर बाय करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दे रहा, जस्ट एक कन्वर्सेशन मैं आपके साथ कर रहा हूँ। और सिग्नेचर ग्लोबल के पास करीब 800 एकड़ लैंड है ऐसा कहा जाता है, और उनके पास अगले 3 से 4 साल तक की पूरी पाइपलाइन है कि कब कब उनको कहाँ पर किस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च करने हैं। तो देखने वाली इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, जहाँ पर DLF, गोदरेज, M3 जैसे बड़े प्लेयर हैं गुड़गांव में, वहाँ पर सिग्नेचर ग्लोबल कैसे लग्जरी सेगमेंट में अपनी धाक जमाता है, क्योंकि अफोर्डेबल सेगमेंट में तो बहुत बड़ा नाम है सिग्नेचर ग्लोबल का। अब बात कर लेते हैं रेमंड रियलिटी की। जी हाँ, रेमंड रियलिटी का एक प्रोजेक्ट है मुंबई में और 120 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है, और ये थाने में पर्टिकुलर पड़ता है। इसमें जो पोटेंशियल है वो 30,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करने की पोटेंशियल है। रियल एस्टेट की हम बात कर लें, रियल एस्टेट अभी 7 से 8% हमारे GDP को सपोर्ट करता है, बट रियल एस्टेट इसी तरह चलता रहा तो आने वाले दिनों में रियल एस्टेट 14 से 15% GDP को सपोर्ट करेगा। जैसे जैसे इकॉनमी बेटर करेगी और अच्छा करेगी तो रियल एस्टेट का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगातार बढ़ता रहेगा। और हाँ, मेरी पिछले दिनों कुछ NRI से बात हो रही थी, उनका ये मानना है कि आने वाले जो दिन है वो यूरोप के लिए और दूसरी कंट्रीज़ के लिए बहुत अच्छे होने वाले नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ और जो फ्यूचर है वो इंडिया का है। तो बहुत सारे ऐसे NRIs हैं जो प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं या जिनकी प्लानिंग है, जो इंडिया में वापस आके बसना चाहते हैं और यहीं पर ही अपना काम शुरू करना चाहते हैं। अगर आप NRIs हैं और वीडियोस को देख रहे हैं, अगर आप कोई प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं खास तौर पे गुड़गांव और नोएडा के एरिया में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी दिलाने में आपकी हेल्प करेंगे, आपको असिस्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं अगली अपडेट की। गुड़गांव का एक बिल्डर है, गुड़गांव का क्या या कहें सिंगापुर बेस्ड बिल्डर है, जिसने गुड़गांव में प्रोजेक्ट्स बनाए, एक्सपीरियंस विंसेंट। उनका नोएडा सेक्टर 45 में एक प्रोजेक्ट आ रहा है जिसको रेरा मिल चुका है। अगर आप एक्सपीरियन के प्रोजेक्ट में जाना चाहते हैं तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। इसके साथ साथ एस डेवलपर है नोएडा में, उसका भी सेक्टर 22D में प्रोजेक्ट आ चुका है हाई राइज का। अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप उसमें भी जा सकते हैं, और ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पे। हमारी अगली अपडेट है हाउसिंग की सप्लाई को लेकर। जी हाँ, 2023 में करीब 4,31,000 घरों की सप्लाई हुई थी। ये मैं टॉप 8 सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 में 5,31,000 घरों की सप्लाई होगी, क्योंकि काफ़ी जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो उसका जो परसेंटेज है नीचे आ चुका है। स्वामी फंड से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को मदद की जा रही है फाइनेंशियली, उनको पूरा किया जा रहा है, जिससे सप्लाई बढ़ रही है। तो ये एक अच्छा फैक्टर है, पॉजिटिव फैक्टर है रियल एस्टेट के लिए। और हाँ, रेरा के आने के बाद से काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आई है इस रियल एस्टेट के सेक्टर में। तो हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में रियल एस्टेट का सेक्टर और अच्छा और बेहतर ग्रो करेगा। अब हम बात कर लेते हैं अफोर्डेबल सेगमेंट की। जी हाँ, अफोर्डेबल सेगमेंट में आने वाले दिनों में आपको गुड़गांव में नहीं, लेकिन गुड़गांव के आसपास के जो शहर हैं जैसे सोना, जैसे फरूखनगर, यहाँ पर आपको अफोर्डेबल्स देखने को मिलेंगे। जैसे ही अफोर्डेबल लॉन्च होंगे तो इसकी डिटेल हरियाणा गवर्नमेंट का जो TCP डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगी। आप उस पर देख के डिटेल चेक कर सकते हैं। अपना ड्यू डिलिजेंस पूरा करने के बाद आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो प्रोसेस है उसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, हाफ एन आवर का वीडियो है, वो एक गाइड है, ट्यूटोरियल है, आप उसको देख सकते हैं। इस चैनल पे वो वीडियो बिल्कुल फ्री में पड़ा हुआ है। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पे। अगली अपडेट हमारी है मुंबई से। मुंबई में एक बायर ने प्रॉपर्टी बाय की, बट किसी वजह से प्रॉपर्टी को वो कंटिन्यू नहीं कर सका, उसे प्रॉपर्टी कैंसिल करनी पड़ी। जब उसने प्रॉपर्टी कैंसिल की तो बिल्डर ने उसके 5% पैसे काट लिए। जो बायर था वो रेरा में गया, उसने रेरा में कंप्लेन की कि मेरे 5% पैसे ये काट लिए गए हैं। तो रेरा ने उसकी कंप्लेंट देखी, तो रेरा ने बिल्डर को ऑर्डर किया कि आप 5% अमाउंट डिडक्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ 2% पैसे काट के 3% इसको वापस कीजिए बायर को। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है, आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं, किन्हीं वजहों से आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, बिल्डर अगर नियमों के विरुद्ध जाके आपके पैसे काटता है, तो आप रेरा की मदद ले सकते हैं। देर सवेरी सही, थोड़ा डिले होगा, बट आपको जस्टिस जरूर मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी एक और अपडेट पे।
गुड़गांव के एक बिल्डर पर एनजीटी ने रोक लगा दी कंस्ट्रक्शन पे। ऐसा कहा गया है कि जो एनवायरमेंटल नॉर्म्स थे उसने उसका ध्यान नहीं रखा, उनको तोड़ा है, जिस वजह से उस पर रोक लगा दी गई है। काफ़ी बड़ा बिल्डर है और उसकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये थी आज की रियल एस्टेट की अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको ये अपडेट अच्छी लगी होंगी। आपको कौन सी सबसे बेहतर इसमें अपडेट लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये एपिसोड आपको पूरा कैसा लगा ये भी बताइएगा। हम फिर मिलेंगे आपको एक नए एपिसोड में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।